हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा और फॉर्म आपका भरा जा रहा है। आप लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए और तैयारी अपनी कंटिन्यू करते रहिए कि देखिए, क्योंकि जब फॉर्म भरने के बाद आप इंतज़ार करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले जाते हैं। तो एक बार जल्दी से जब सारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको जितने भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को करवाऊँगा। चलते हैं चैप्टर 4 पर और देखते हैं चैप्टर 4 क्या है। चैप्टर 4 है हमारा लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इससे संबंधित चीज़ों के बारे में आपको जानना है। लड़का या लड़की होना किसी भी एक की महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति समाज एक जैसा व्यवहार या एक जैसा नज़रिया रखता है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। यह भी जानेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वहन किए जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में है हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में भी असमानताएं देखने को मिलती हैं। कहानी आपको समझना है। कहानी है 1920 के दशक की, सामोआ द्वीप की। अब ये पूछ सकता है सामोआ द्वीप कहाँ है, तो याद रखिएगा सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। किस महासागर में है ये? प्रशांत महासागर में है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल, घर का काम कैसे करना है। द्वीपों पर मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए दूर दूर की यात्रा करते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे, एक ही समय पर नहीं सीखते थे। चलिए, छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं, ठीक है, या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आती थी। वे प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का 9 वर्ष का हो जाता वह बड़े लड़के के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब 13-14 साल की ही नहीं हो जाती, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती तो वे अधिक स्वतंत्र हो जाती थी। लगभग 14 साल की उम्र के बाद वे मछली पकड़ने जाती, बागानों में काम करती, डलिया बुनना सीखती, खाना पकाने का काम अलग से करने के लिए रसोई घरों में ही होता था, ठीक है ना, मतलब अलग से बनाए गए रसोई घर में उनको खाना भी बनाना पड़ता था। जहाँ लड़कों को अधिकांश काम करना होता था तो लड़कियाँ उनकी मदद भी किया करती थी, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। अब ये मध्य प्रदेश का अनुभव आपको दिया गया है। 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया कि जो बच्चे स्कूल जाते थे, कक्षा 6 के आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों से स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे, ठीक है। स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग तरह स्कूल की सुरक्षा में खेलती। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक खुला सा होता था
जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की मतलब भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखाई देती थी। यह बात लड़कों के लिए अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं खड़े होकर खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, कर्तव्य को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। ठीक है, लड़कियां क्या करती थी, सीधे घर जाती थी उसी गली में से होकर के। आगे बात कही गई है कि शायद जो लड़कियां हैं हमेशा समूहों में जाती थी, शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। ऊपर के दो उदाहरण को पढ़ने के बाद पता चला बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम अपने अनुभव से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों की बात करें तो पाएंगे कि बचपन में शायद हमारे बचपन से उनका बचपन बहुत अलग था। हम यह भी अनुभव करते कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़ियाँ। दोनों को खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं, इसके पीछे भी कारण है। खिलौने बच्चे को यह बताने का माध्यम बन जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर्व्यय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेल रहे हैं, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से। आगे की बात करते हैं लड़के और लड़कियां, जो इसमें जो डिफरेंस दिया गया है कि लड़कों को रौब से ये सब मतलब बातें जो है करते हैं। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके कि जब वे बड़े होकर स्त्री पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के जो विषयों या व्यवसाय के चुनाव में भी देखने को मिलता है। एक यहाँ आलेखन दिया गया है, आप लोग पढ़िएगा। यहाँ वक्तव्य है कि मेरी माँ काम नहीं करती है, उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ दी गई है। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। एनसीईआरटी आपको समझाने के लिए सब चीज़ें दी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिकाएं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। और देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसी है। घरेलू काम का मूल्य क्या है। हरमीत के परिवार को यह नहीं लगता कि जसप्रीत घर का काम करती है, वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं। सारी दुनिया में घर के काम का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। मुख्य जिम्मेदारी घर के काम की स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना। ठीक है, विशेषकर बुजुर्गों, बीमारों। ठीक है, जैसे हमने देखा घर के अंदर किए जाने वाले सभी कामों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसीलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है। उपर्युक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती, काफ़ी सारी काम मंगला करती थी, जो उनको घरेलू काम में मदद करने के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लोगों को रखना पड़ता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। ठीक है, इसीलिए इनको रखा जाता है। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसीलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह शेयर किया है। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी। आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, इसीलिए अब इसको क्या बताएं इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा अनुभव दिया गया है।
इसको पढ़ लीजिएगा। ये भी अनुभव उसी से संबंधित है, यहाँ तक उसका अनुभव शेयर किया है। वास्तव में हम जिसे घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इनमें कुछ कामों में बहुत अधिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी, भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करना, झाड़ू लगाना, वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाना आदि लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है ना, आसान काम नहीं है। ठीक है, स्त्रियां जो काम करती हैं भारी और थकाने वाले शरीर का काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुषों का ही काम ऐसा हो सकता है। घरेलू और देखभाल के कामों में एक अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते। वह क्या है? इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। इस तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के आंकड़े आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, और ये आंकड़े आपको जो दिए गए हरियाणा और तमिलनाडु के दिए गए हैं। स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनाया भी जा सकता है, वैसे बनता नहीं है। ठीक है ना, तो बल्कि इसको आप चार्ट है, एक चार्ट के रूप में है, देख लीजिएगा। महिलाओं का काम और समानता अगला टॉपिक है। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं, या स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। इसीलिए इनके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने चाहिए वो कार्य क्या है, ये दिखाया गया है। ठीक है, आपको एक झुग्गी एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, चलिए, वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इनके कारणों को समझने के लिए इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इनका असर उनके स्कूल जाने पर पड़ा है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र को चुनेंगे, इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए, बहुत सी स्त्रियां जो कहानी में सोनाली की माँ और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया, घर के अंदर व घर के बाहर भी काम करती हैं। इससे प्राय महिलाओं के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, और आगे क्या कह रहा है देखते हैं। आगे कह रहा है कि पूरे देश के कई गांव में शासन ने आंगनबाड़ी और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी 30 से अधिक है, याद रखिएगा किससे 30 से अधिक, तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। अब आपसे पूछ लेगा कि बालवाड़ी की सुविधा के लिए कितनी महिला कर्मचारी होनी चाहिए, तो 30 से अधिक। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना संभव हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य 5 क्या है? लैंगिक समानता है हमारा लक्ष्य। ठीक है, और आपको कुछ पोस्टर भी यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है, और आगे क्या बात की गई है, तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ आपको लिंग भेद से संबंधित चीज़ें बताई गई है। कुछ शब्द संकलन है जिसकी चर्चा हम कर देते हैं, समझ लीजिए। देखिए क्या है, पहला है अस्मिता। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्मिता का मतलब होता है पहचान, एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह पहचानी जा सकती है। दोहरा बोझ शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थिति को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्य संभालती हैं। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इनमें भावात्मक पहलू भी शामिल होते हैं। अवमूल्यित एक शब्द आया है। जब कोई अपने काम के अपेक्षित मान्यता स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है, उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी ना कहे तो लड़का क्या होगा? अवमूल्यित हो जाएगा, या अपने आप को लज्जित महसूस करता है, शर्मिंदा महसूस करता है। ठीक है,
तो प्यारे साथियों, इस चैप्टर में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बस एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उसको अच्छे से नोट बना लीजिएगा, अपने नोट्स में उसको शामिल कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।